योगस्तकुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। Hey guys! World's largest and the most impactful live and tutoring platform, that is Physics Wallah। So मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में नारा लगा देंगे। क्या जल्दी से एक बार नारा लगा देंगे, भारत माता की जय। तो एक बार मेरे सारे प्यारे भाई बहन, मेरे सारे प्यारे दोस्त, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में भारत माता की जय का नारा, जयकारा लगा दीजिए कि हां जी सुनील भैया, हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है और आप यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फटाफट से 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 फटाफट से। तो देखिए, आज की जो पहली क्लास है हमारी, ये ऐप की जगह यूट्यूब पे हो रही है। तो क्या सुनील भैया ये जो क्लास है ये ऐप पे अवेलेबल नहीं होगा? ये क्लास ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास जो है यहां पर यूट्यूब पे दोस्तों लाइव होगी और ऐप के ऊपर इन द फॉर्मेट, रिकॉर्डेड फॉर्मेट अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद से जो मेरी क्लासेस होंगी आपको सारी की सारी ऐप पे ही मिलेगी, फिजिक्स वाला की। ठीक है, समझ में आ गई? इतनी सरल सी बात समझ में आ गई? इतनी सरल सी बात समझ में आ गई? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आज की इस पहली क्लास के अंदर हम लोग चालू कर रहे हैं पहला चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये इसका लेक्चर 1 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि यार सुनील भैया, ये चैप्टर तो आप स्टार्ट करोगे क्योंकि हमारे ऑफिशियल सिलेबस में पहला चैप्टर है, लेकिन आप पढ़ाओगे कैसे? पढ़ाई कैसे होगी? फ्लो कैसे बनेगा? क्या क्लास में लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे? क्या प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे? तो प्लीज एक बार वो गाइड कर दीजिए। तो देखिए, क्लास का फ्लो कैसे रहने वाला है, आप और मैं इस पर्टिकुलर जर्नी में किस तरीके से साथ में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे। हम ये जर्नी को कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे इस जर्नी में हम आगे चलेंगे, ये सारी चीजें पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, रेडी है सब? सीधा ऐसे नहीं कि हाँ भाई आ गए क्लास में, है ना, लाइक एन अगलू टीचर, हाँ भैया पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, जरूरत क्या है, यह हर एक चीज का जवाब आपको आज की इस क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, क्या बात है? तो आई होप मेरे सारे प्यारे भाई बहन, मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त रेडी हैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो देखिए, क्लास का जो हमारा फ्लो रहेगा, यानी जिसे हम पेडागॉजी फ्लो कहते हैं, और साथ ही साथ क्लास के नियम यानी कि कायदे कानून क्या रहेंगे। देखिए, हर टीचर का अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है, उसी प्रकार मेरा भी एक तरीका है। मैं क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टर फ्लो, कभी अडैप्टिव लर्निंग फ्लो, है ना, अलग अलग टीचिंग फ्लोस के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। जहां पर जो जरूरी है आपको वो बताऊंगा। क्लास बोरिंग नहीं लगेगी। रटाने के लिए मैं यहां पर नहीं आता कि भैया किताब के कंसेप्ट रट लो नंबर आ जाएंगे, नहीं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हर एक कंसेप्ट को फील करा सकूं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, या उसका मतलब बता सकूं, या उसे रियल लाइफ से लिंक कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको मेरी क्लास में क्या मिलेगी, दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड। यानी हमारी क्लास को जब हम चालू करेंगे तो मेरे दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा सुनील भैया आज कंसेप्ट ए, कंसेप्ट बी, कंसेप्ट सी पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा फिर, है ना। तो पहले पढ़ेंगे क्या वो पता होना चाहिए। यह हमारा टारगेट है कि आज की क्लास में हम ये कवर करने वाले हैं। पहली बात क्लियर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात क्लियर? जी भैया। दूसरी चीज, सुनील भैया आपके लिए रिडल्स बना के लेकर आएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे रेडियंट में पढ़े हैं, विक्ट्री में आए हैं, उन्हें पता है सुनील भैया क्रिएटिव सा रिडल लेकर आते हैं, एंड दैट इज कि आपका क्लास में पहले वार्म अप हो जाए। देखिए, आपने एक्सरसाइजेस करी होगी, है ना, जैसे हम रेसिंग में जा रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो पहले हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है उनके अंदर अगर कुछ फ्रिक्शन वगैरह है तो वो हट जाएगा, एकदम बढ़िया वो रेडी हो जाएंगी कि अब हमें जो काम करना है उसके लिए हम रेडी हैं। तो ये आपके दिमाग की कसरत है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्या बात है, रेडिएंटेंस, रेडिएंटेंस ओपी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो इस बार रिडल वाला का हमने वर्जन चेंज नहीं किया। हर बार ऐसा आ रहा था 1.0, 2.0, 3.0, अब ऐसे कितने वर्जन चलाएंगे। तो इस बार क्या, रिडल वाला, मजा आएगा आपको। इन्हें कौन पढ़ाने वाला, रिडल वाला। फिजिक्स वाला पे रिडल वाला। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं और साथ ही साथ आपके सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब अभी आपको दिख जाएगा कि ऐसा नहीं कि हवा में बोल के चलेगा, अपन सवाल करेंगे और सवालों के अलग अलग सेक्शन सुनील भैया लेके आएंगे। जैसे लेट्स प्रैक्टिस, गिव अ थॉट, बीट योर ब्रेन्स आउट एंड पीवाईक्यूज वाला। जहां पे आपको सोचने वाला सवाल मैं दूंगा तो ये यहां पे दूंगा, बीट योर ब्रेन्स आउट या गिव अ थॉट। यानी थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सवाल आप सोचो, आप सोचो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सोचना बहुत जरूरी है ना। मैं आपको पैसिव लर्नर बनाने के लिए यहां पर नहीं खड़ा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़ चुके उन्हें पता है, सुनील भैया पैसिव लर्नर बनाने पे फोकस नहीं करेंगे कि तुम किताब रट लो और नंबर ले आओ। मेरा इंटेंट वो नहीं है। मैं यहां खड़ा हूं इस प्लेटफॉर्म पर, अगर मुझे यहां पर इस चीज का यूटिलाइजेशन करना है तो मैं इसी तरीके से करूंगा। मैं आपको एक्टिव लर्नर बनाऊंगा। आप खुद सोचोगे कि दिमाग में सवाल आएंगे, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगा, जिसको स्कूल वाले लोग कहते हैं होमवर्क, है ना। ज्यादा नहीं देंगे, चिल, ज्यादा नहीं देंगे, बट इतना देंगे कि आप जरूर से करें और आपके कंसेप्ट रिवाइज हो। उसके बाद सुनील भैया, हर कोई होमवर्क देता है, हर कोई पढ़ाता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़े। मैं जो पढ़ाई करता हूं उसमें मेरी एफिशिएंसी बढ़े, मेरा माइंड बहुत तेज काम करे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। तो मैं आपको एफिशिएंसी के हैक्स दूंगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिनको फॉलो करके आप जब किसी के भी लेक्चर को देख रहे हो तो आपको नींद ना आए, है ना। तो मैं साइंटिफिकली जो प्रूवन तरीके वो आपको बताऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा। तो ये डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, है ना, कि भाई साहब मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मैं ज्यादा पढ़ पा रहा हूं, मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, कम समय में ज्यादा चीजें कर पा रहा हूं। वो सारी हैक्स यहां पे मिलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, अरे भैया तुम तो कह रहे थे लाइव एक्सपेरिमेंट कराओगे, है भैया लाइव एक्सपेरिमेंट कराओगे। तो पीडब्ल्यू प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। पीडब्ल्यू प्रयोगशाला बाय सुनील भैया, आपके प्यारे सुनील भैया आपके लिए प्रयोगशाला लेकर आए हैं। तो ऐसे लाइव एक्सपेरिमेंट सबको क्लासेस में कराता रहूंगा मैं। जो पिछले साल बच्चे थे उन्हें पता है, लाइव एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हमने। आपको करके दिखाएंगे, आपको मजा आएगा, आपको उसकी रियलिटी समझ में आएगी। अच्छा ऐसे है, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्मेट में दूंगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्मेट में दूंगा। कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं। अगर मैं ऐसे बोलना है कि चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई तू देख मेरे प्यारे दोस्त, देख दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया, आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आएगा। हाँ, आज की पहली क्लास महक बेटा पूछ रही है, सुनील भैया आज की क्लास क्या ऐप पे नहीं होगी? मैं फिर से बता देता हूं बेटा, पहली क्लास आपकी YouTube पे फ्री है। यह क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऐप पे चली जाएगी। इसके बाद जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी, यानी कि सुनील भैया की क्लासेस होंगी या अदर एजुकेटर्स की क्लासेस होंगी, तो प्यारे बच्चों वो आपकी ऐप पे होंगी। ठीक है, आज की जो क्लासेस हैं YouTube पे, बाकी क्लासेस ऐप पे। समझ में आया जी भैया? चल, उसके बाद और कुछ नियम कायदे और कानून प्यारे दोस्तों के लिए जरूरी है। ये हमारे लिए पहली क्लास में बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, आपको आदत हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही आपको कुछ भी समझ में आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा भैया समझ में आए, तो आप आए लिख देना। तो आई भैया के साथ ये प्यार भेज देना। तुम्हारा प्यार ही मेरा फ्यूल है ना। जीवन में ये प्यार जो हमने कमाया सबसे अनमोल प्यार है, और मेरे लिए तो यही प्यार है। दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लव फॉर मी। क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होता है और अनकंडीशनल लव बच्चा करता है ना। तो एक माता करती है अपने बच्चों से, और दूसरा एक बच्चा करता है अपने शिक्षक से, अपने आचार्य से, अपने गुरु से, है ना। बहुत जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आए तो आप लिखना आए भैया। आए का मतलब होता है यस, कि यस आए भैया, आए भैया। क्या बात है, ये प्यारे बच्चे अपने, ये है अपने प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, दिल से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। इसी प्रकार से अपने गुरु का, अपने आचार्य का आप कहना मानेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। विश्वास मानिएगा, बहुत आगे जाएंगे। गुरु जो बताए उसको फॉलो करो। ठीक है, चलो। अगर नहीं समझ में आए तो आपको यह खुद से लिखना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट। ऐसे लिखना है।
यह मुश्किल नहीं है, मैं इसे कर सकता हूं। देखिए, जब मैं भी संसार में आया हूंगा, जब मैंने इन चीजों को पहली बार पढ़ा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी माता के जब पेट से निकला था तो या माता के जब पेट में था तब सीख कर मैं सब बाहर आया, नहीं। या संसार में जितने आपके सामने शिक्षक हैं, आचार्य हैं, क्या वो सीख कर आया? नहीं। संसार में आने के बाद हर कोई वो चीज सीखता है। तो जब हमने पढ़ा होगा तब हमारे लिए भी डिफिकल्ट होगा। आज आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन मेरे दोस्तों, विश्वास मानना, हर एक चीज आसान है, सिर्फ हमारी सोच उसे डिफिकल्ट बनाती है। ठीक है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट, यानी कि मुश्किल नहीं है, ये मैं कर सकता हूं। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे कह रहे हैं इंसानियत का ज्ञान, इंसानियत का ज्ञान भी होगा, लेकिन क्या है ना, मैं देखिए थोड़ा सत्य बोलने पे ज्यादा विश्वास रखता हूं। मेरे से झूठ बोला नहीं जाएगा, तो मैं आपको सत्य बताता हूं। पिछले साल जब आईसीएसई के बैच में इंसानियत का ज्ञान मैंने दिया था, तो शायद आईसीएसई के बच्चे थोड़े ज्यादा मॉडर्न थे उस समय। उनने बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगा, लेकिन मेजरली बच्चों ने थोड़ा ऐसा रुचि नहीं दिखाया कि अरे यार भैया यार, वी आर मॉडर्न, वी डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ स्टफ्स। एज लाइक ओके फाइन। उड़ान के सीबीएसई के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम उन्हें देते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इंसानियत का ज्ञान देना चाहिए, प्लीज डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा क्लास के बारे में, उसके बारे में कि सर हमें चाहिए। डेफिनेटली वो मोटिवेशनल एंड मॉरल स्टोरीज, मॉरल लेसन जो जिंदगी के लिए जरूरी है, मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो बाधित करते हैं शिक्षक को भी कि वो जो चीज का ज्ञान दे रहा है वो क्या अपने जीवन में उसे अप्लाई कर रहा है। तो वो बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको लगे तो आप बताना, जो आप बोलोगे वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिर से कहता हूं, सबकी इज्जत करें और स्पैम ना करें जीवन में। देखिए, एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र आज आपको हम सिखाते हैं, आज याद रखिएगा। जिंदगी में अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत देना सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, जो आप देंगे यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। इस संसार, इस प्रकृति का एक नियम है, जो आप यूनिवर्स को देते यूनिवर्स आपको वापस देता है। आप अगर पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी देगा, अगर आप नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिविटी देगा। अगर आप सामने वाले को इज्जत देना आपको आती है तो आपको इज्जत भी मिलेगी, लेकिन अगर सामने वाले का तिरस्कार करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, तो विश्वास मानिए यूनिवर्स भी आपको वही देगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर इंसान की इज्जत करें। आपके हाथ में फोन है, एक पावर है टाइप करने की, उसका मिसयूज ना करें, है ना। वरना मैं इस पे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, एक टफ डिसीजन ले लिया जाएगा और शायद आपको ब्लॉक कर देगी। जो बैकएंड में टीम बैठती है वो आपको ब्लॉक कर देगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ा ही आपको हार्श लग रहा होगा, बट ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें माहौल नहीं बिगाड़ना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। कुछ लोग आएंगे, अगर वो स्पैम करेंगे तो ना चाहते हुए भी उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं उस चीज के लिए आपसे अभी से क्षमा मांग रहा हूं, पर यही सत्य है, यही होगा। झूठ मैं बोलूंगा नहीं, झूठे सपने दिखाऊंगा नहीं कि तुम कुछ भी लिख जाओ और तुम ब्लॉक नहीं होगे, 100% ब्लॉक हो जाओगे, तो मत करना। फिर से यही बोलूंगा दोस्तों, इज्जत देंगे संसार में तो आपको इज्जत मिलेगी। प्लीज गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, बात याद हो गई जी। सुनील भैया, हम अच्छे बच्चे, हम ऐसी हरकतें नहीं करते, मुझे पता है आप नहीं करोगे। ठीक है, चलो। उसके बाद क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमारे दो दोस्त क्लास के अंदर आएंगे। पहले का नाम है हसमुख लाल। कुछ बच्चे मिल चुके हैं, हसमुख लाल से बहुत सवाल करते हैं, और हसमुख लाल जी की दोस्त है सिमाइला। तो सिमाइला और हसमुख लाल क्लास में आएंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। हाँ जी भैया, मैं आऊंगा। तो हसमुख लाल जी बोल रहे हैं कि भैया मैं आऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हसमुख लाल जी क्लास में आएंगे, बहुत फन होगा। सिमाइला जी भी आएंगी, सवाल पूछेंगी, बातें करेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे कंसेप्ट्स में। तो जब बच्चे ये देखते हैं तो बच्चे कहते हैं, ओ भाई साहब, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। फुल मजा आएगा क्लास में भैया, बहुत मजा आने वाला है। हसमुख लाल भैया ओपी, सिमाइला दीदी ओपी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भैया, चलो, तो फिर जो जो आपने वादे किए पूरे करो। तो मैंने आपको पहला क्या बताया था बेटा, जो मैं पढ़ाऊंगा पहले वो बताऊंगा। तो आज मैं अपने प्यारे दोस्तों को, ये कक्षा आईसीएसई वाले कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में सब पढ़ के आए होते, फिर भी मैं आपको एक रीकैप दूंगा। आपको यहां पे आई विल गिव यू अ रीकैप ऑन दिस, एक छोटा सा रीकैप दूंगा इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, और फिर मैं यहां पर चलूंगा। तो पहली चीज, एटॉमिक नंबर, केमिकल सिंबल, मास नंबर, ये मैं आपको क्लियर करूंगा।
बहुत अच्छे से आपको बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा, आपका रिकैप हो जाएगा। उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। ये भी बच्चे रेडियंट में पढ़ चुके हैं मुझसे, क्लास 9th में 5वां चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वहां पर ये आपने कवर किया है। ठीक है, तो वही चीजें होंगी एक तरीके से। आज की क्लास आपका एक रिवीजन ही है जो आप पढ़ चुके हैं, बट पहली क्लास तो क्या है, प्रीवियस क्लास से स्टार्ट होती है। हाँ, तो वहीं से स्टार्ट होगी। अच्छा सुनील भैया, टॉपिक्स टू बी कवर्ड हो गए, अब क्या आएगा, खुद से बताओ क्या आएगा। अब आएगा इन्हें कौन पढ़ाने वाला, रिडल वाला, रिडल वाला। तो फटाफट से बताएंगे, आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला फॉर्म्ड बाय द सीरीज। एक सीरीज है ये, HIJKLMNO। फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर केमिस्ट्री आती है चाहे नहीं आती है, लॉजिक आना चाहिए, आंसर आ जाएगा जल्दी से। सर बुक कौन सी यूज करनी है, कोई बुक यूज नहीं करनी है, आप सुनील भैया के नोट्स को पढ़ लेंगे, बोर्ड के आपके आईसीएससी के सारे सवाल हो जाएंगे। ये भैया आपको कमिटमेंट अभी दे रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत सही ओपी क्या बात है यार, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे। तो देखिए H से लेके O तक सीरीज है ना, बच्चे बोलेंगे सुनील भैया H2O, ये आम जनता के लिए, आम जिंदगी। लेकिन अगर केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं तो वो बोलेंगे H2O। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर। और आईसीएससी वाले बच्चों को तो हमने ये भी पढ़ा है क्लास 9th में कि इसका केमिकल नेम होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये तो आम जनता का नाम है, पानी, वाटर, आम जनता के लिए वाटर है ये। एक्चुअल में क्या होता है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। जैसे सीबीएसई का छात्र आएगा तो कहेगा प्लीज गिव मी दिस बॉटल ऑफ वाटर, बट आईसीएसई का स्टूडेंट आएगा तो कैन यू प्लीज पास दिस प्लास्टिक बॉटल दैट कंटेन्स डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये आईसीएसई का छात्र है तो प्लास्टिक का टाइप भी बता देगा, है ना। तो इसके बाद बच्चों का रिएक्शन क्या होगा, वाह वाह क्या बात है, क्या रिवीजन करा तुमने, है मजा आ गया एकदम, बहुत बढ़िया है। सुंदर बालक सुंदर कन्या भी लाइक, वाह क्या बात है भैया, वार्म अप हो गया ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, सुनील भैया वार्म अप हो गया है, हम चार्ज हो गए हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बार बार पानी पीते रहें, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड आप पीते रहें, है ना। सो प्लीज कंज्यूम डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, बार बार पीते रहें। मैं इसका एडवांटेज अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए हमारे टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हम हमारी क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे एकदम सीरियस होके बैठ जाएं, एकदम स्ट्रेट, है ना, पूरे एकदम कमर उमर सीधी करके आप अच्छी जगह है टेबल कुर्सी पे बैठे, फोन को ऐसे रख दे अपने सामने, लेट कर पढ़ाई मत करना, सोफे पे लेट कर, बिस्तर पे लेट कर मत करना, सामने रख दो फोन को या लैपटॉप की स्क्रीन को और स्ट्रेट होके बैठ जाओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, केमिकल सिंबल क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। आपको सब पता है, 6 to 9 में आपने सब पढ़ा है, स्टिल मैं रिवाइज करवाऊंगा, ध्यान से सुने। तो एक छोटा सा रिकैप, एलिमेंट जिसे हिंदी में कुछ लोग कहते हैं तत्व, एलिमेंट यानी कि तत्व एक केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी एक रासायनिक पदार्थ होता है विच इज मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम से बनता है। यानी एलिमेंट एक प्रकार का आपका एक रासायनिक पदार्थ, एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से बना होता है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे आप और मैं मिलकर एक लाल ईंटों की दीवार बनाए तो सारी लाल ईंटों को अगर हम जोड़ते जाए तो जो एक लाल ईंट होगी वो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगी, और ये लाल ईंटों से जुड़ के जो दीवार बनेगी वो दीवार एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ सुनील भैया ये बात हमें समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अगर आपको दूं, ये मान लीजिए आयरन एलिमेंट है, तो उसमें क्या होगा, सेम काइंड ऑफ एटम्स, है ना, सेम काइंड ऑफ एटम्स।
ये देखिए सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो आयरन एलिमेंट में क्या है, सारे सेम काइंड ऑफ एटम्स है। उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन को मैं एलिमेंट बोलता हूं तो वो कैसे होगा, H2 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखिए सारे सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, सारे सेम काइंड ऑफ एटम से बन रहा है ये, तो इसे भी हम एलिमेंट कहेंगे यानी तत्व कहेंगे। तो एलिमेंट यानी कि जो तत्व होता है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है बेटा, यानी केमिकल सब्सटेंस है बेटा, जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है, यानी कि सारे के सारे एटम्स जो वहां पर जुड़ रहे होंगे सारे के सारे एक समान एक जैसे होंगे। क्या बात है, यह कक्षा 6ठी में आपने पढ़ा है, क्लास 6 आईसीएससी में पढ़ा है। आई होप यह बात याद है, रिवाइज हो गई, बहुत बढ़िया। तो फिर चालू करते हैं हम लोग, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सुनील भैया ये H होगा या H2 होगा। आपको भी अगर ये कंफ्यूजन है तो ये अभी मैं क्लियर करूंगा। देखिए ध्यान से सुनिए, आयरन जो है ये मोनो एटॉमिक होता है, सिंगल सिंगल एटम, लेकिन ये तो डाई एटॉमिक है ना। और जो आप H बोल रहे हैं वो केमिकल सिंबल है, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं अभी ये चीज आपको क्लियर करूंगा केमिकल सिंबल में। बहुत सारे लोगों को लगता है नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल N है या N2 है, हाइड्रोजन का H है या H2, ये अभी क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। अब इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा दैट इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या को आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z जीब्रा वाले Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वाह मजा आ गया। कंसेप्ट नंबर 2 यहां पर क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 2 यहां पर यह कहता है दैट इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। सुनील भैया हमको सब आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है बेटा आपको आता है। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस को हम हिंदी में कहते हैं नाभिक, एटम को हिंदी में हम कहते हैं परमाणु। तो एटम के न्यूक्लियस में जितने आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे एटॉमिक नंबर। दो बातें मैंने सिखाई, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यह होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके एटम के न्यूक्लियस में बैठे हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। यानी कि परमाणु के नाभिक में जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है मेरे दोस्तों, वो क्या है, वो है एटॉमिक नंबर। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, कंसेप्ट तीसरे पे फोकस करना, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से फोकस करना। अगर किसी को कोई मिसकंसेप्शन है अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हा क्या बात है सुनील भाई, ये कौन सी नई चीज है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि नो ओवरऑल चार्ज। मतलब ये नो ओवरऑल चार्ज का मतलब क्या है, यानी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जितना इसके पास प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ध्यान से सुनना दोस्तों, उतना ही इसके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल कूदना चाहिए कि यार मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, अभी एक मिनट, अभी लेंगे सवाल को, आना चाहिए सवाल। तो मैंने बोला एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब ओवरऑल चार्ज नहीं है, ऐसा क्यों, अरे जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, यानी जितना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जितना पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है उतना ही क्या है, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल भी है। हां जी भैया, अगर मान लीजिए सोडियम की बात करता हूं तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वाह भैया मजा आ गया, इसीलिए न्यूट्रल है।
लेकिन जैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज आता है, अब मान लीजिए सोडियम के पास 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, 11 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बराबर नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, तो यह बनता है कटायन, यानी जिसे कहते हैं धनायन। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो बनता है अनायन, इसे कहते हैं ऋणायन। क्या बात है। तो यह बात तो हुई इसकी, लेकिन यहां पर एक सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, ए भैया, ए सुनील भैया, ए हमारे प्यारे भैया, तुमने कहा कि एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। मैंने कहा हां, तो सवाल क्या आएगा, तो फिर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्यों, इलेक्ट्रॉन से भेदभाव क्यों किया आपने सुनील भैया, है ये बात बहुत गलत है भैया। आपने बोला कि जितना पॉजिटिव पार्टिकल उतना नेगेटिव पार्टिकल, तो फिर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्यों, जल्दी बताओ 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 बताओ। कॉपी कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी क्लास को एंजॉय करें, प्लीज एंजॉय द वेरी फर्स्ट क्लास, डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज एंजॉय द क्लास। नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे, उसके बाद आप उतारना, मेरे साथ साथ कभी मत लिखना, सबसे गलत तरीका होता है साथ साथ लिखना। मैं आपको रीजन बताऊंगा हर एक चीज का साइंटिफिक। अब ये देखो, आपको जब कुछ लगता है कि सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उसको लिखो, हर एक चीज को मत लिखो। आ हा 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 हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाई एटॉमिक नंबर इज नॉट कंसीडर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी के दिमाग में सवाल आया कि नहीं, कि भैया जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्यों बोल रहे हैं, हम ज्यादा इज्जत प्रोटॉन को क्यों दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं दे रहे। एक बार पता क्या हुआ एक बार पता क्या हुआ, मैंने ना ये सवाल पूछा, तो मैंने बोला कि बच्चों को बोला कि यार सोचो कि एटॉमिक नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों नहीं बोल रहे, ये भेदभाव क्यों। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके बोला, ऑफलाइन की बात है, उस हाथ खड़ा करके बोला, बोले भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो हम जीवन में चाहते हैं पॉजिटिव को इज्जत दे और नेगेटिव को ना दे जैसे हमारी जिंदगी में जो पॉजिटिव लोग होते हैं हम उनको काफी इज्जत देते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं हम उनको हटाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए हटा दो, और प्रोटॉन पॉजिटिव है उसको इज्जत दो। मैं कहा देख भाई, तेरी एनालॉजी तेरी लाइफ के हिसाब से अच्छी है, बट वो यहां पर मत लिख देना वरना टीचर नंबर उड़ा देगा। अब मैं आपको ये चीज का लॉजिक देता हूं ठीक है, लॉजिक देता हूं मैं, है ना तुम ये मत करना, मुझे पता है तुम नहीं करोगे ठीक है। हाँ, बहुत सही आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में बच्चे, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आंसर्स दे रहे हैं चैट बॉक्स में बच्चे। तो चलो एक केस अज्यूम करते हैं जहां पर हमने परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रख दिया। एक केस इमेजिन करते हैं, एक केस इमेजिन करते हैं जहां पर कि हमने परमाणु संख्या को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर बोल दिया कि भाई है, तो दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि प्रॉब्लम यह आएगी कि एटॉमिक नंबर फिक्स्ड क्वांटिटी की जगह बार बार चेंज होता रहेगा, यह प्रॉब्लम आएगी। अगर आप यह बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपकी सेलिना में एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर जब एटॉमिक नंबर दे रखा है उसके बाद छोटे पैराग्राफ में दे भी रखा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेन डेफिनेशन में उन्होंने भी यही बोला है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है, अगर आपने बोला तो एटॉमिक नंबर बार बार चेंज होगा। क्यों, देखिए रीजन यह है कि एक परमाणु अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमने पढ़ा था या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, किसके लिए, स्टेबल बनने के लिए। एक परमाणु खुद को शांत करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, नोबल गैसेस की तरह बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को देता है, लेता है या बांट लेता है। इससे एटॉमिक नंबर बार बार चेंज नहीं होगा। मान लो तुमने बोला कि हां भाई आप मैग्नीशियम, मैंने कहा हां जी हम मैग्नीशियम, बोले आप में कितने प्रोटॉन है, मैंने कहा भैया जी 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब मान लो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर है, मैंने कहा भैया मैं तो रिएक्ट करूंगा, बोले फिर, मैंने कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, भैया अब मैं दूसरा भी दूंगा, मैं मैग्नीशियम मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब मेरा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10। तो बार बार चेंज हो रहा है ना, बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन यही मैं बात करूं प्रोटॉन की,
तो नॉर्मल रिएक्शंस में प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा रहता है, कह रहा भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, न्यूक्लियस हमारा घर है, हम नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को जाना है तो जाने दीजिए। तो इसीलिए कि हमें एटॉमिक नंबर को बेटा एक फिक्स्ड क्वांटिटी रखनी है, इसीलिए इट इज कंसीडर्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज इन सिंपल रिएक्शंस इट वोंट लीव द न्यूक्लियस। वाह भैया, मजा आ गया। तो आसान यानी जो सिंपल रासायनिक प्रतिक्रियाएं है उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से जाता है, आता है या बंटता है, शेयर होता है, लेकिन प्रोटॉन्स आपकी सिंपल केमिकल रिएक्शंस में, मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा, सिंपल केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियस में ही रहेंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर एक फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। यह है इसका महत्व। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर हम लोग आए के साथ, एक बार आए भैया के साथ एक बार प्यार लगा देंगे, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि सुनील भैया हमें समझ में आ गई बात। ये मेरे लिए एक इंडिकेशन होती है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स एकदम लाल हो गया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चैट बॉक्स को लाल रखे दिलों से, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत सही। तो अगर मान लीजिए हम सोडियम की बात करते तो सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता तो मान लीजिए पहले 11 होता, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फिर कितना हो जाता? एटॉमिक नंबर 10 हो जाता। ठीक है, तो चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको यहां पर मैं लिखा देता हूं इसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, ये भी लिख लीजिए आप। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख लीजिए यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इसको मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से सुनना। इट इज अ होल नंबर क्वांटिटी। पूरी बात को गौर से सुने, उसके बाद बताएं कि आया कि नहीं आया। होल नंबर क्वांटिटी एंड नॉट फ्रैक्शनल और डेसिमल। कहने का तात्पर्य क्या है सुनील भैया? बेटा कहने का तात्पर्य यह है, होल नंबर का मतलब ये नहीं कि 0 1 2 3 4, होल नंबर का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी आपकी जो है फ्रैक्शनल या डेसिमल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे कि मतलब ये नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये नंबर ऐसा नहीं होगा, एटॉमिक नंबर कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा, हमेशा ऐसा मिलेगा। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स कांट बी सेम। 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, एंड इट इज फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 2 एलिमेंट्स का कभी भी सेम नहीं हो सकता, एंड इट इज फिक्स्ड एंड यूनिक फॉर एन एलिमेंट। ठीक है बेटा, हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, अगर 11 है तो वो सोडियम कहलाएगा, 12 है तो मैग्नीशियम कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 11 सोडियम में भी है और 11 मैग्नीशियम में भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 11 प्रोटॉन है तो सोडियम है, 12 है तो मैग्नीशियम है, 13 है तो एल्यूमिनियम है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होगा, कभी भी 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्लियर है बात? जी सुनील भैया, तो ये बात याद रखें। तीसरी बात, सुनील भैया एक छोटी सी बात बताएं, एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं सुनील भैया, तो क्या सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा? हां मेरे राजा बेटा, सभी का सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एटम्स, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम या इज सेम। ठीक है बेटा, तो जैसे कि यहां पर अगर आपने देखा हो, तो ये जो सारे एटम्स हैं, क्या इनकी एटॉमिक नंबर सेम होगी भैया? हां बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, चलो, तो मैंने आपको 3 पॉइंटर बताए। पहला,
ये एक होल नंबर क्वांटिटी होगी, फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं होगी, ऐसी क्वांटिटी होगी। एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट्स का कभी भी सेम नहीं हो सकता, हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सेम। सारे एटम्स जो एक एलिमेंट के होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? अभी आइसोटोप्स पे नहीं गए बेटा, आइसोटोप्स पे मत जाओ। समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप को, वहां पर तो कहां जा रहे हो, अभी तो ये तो नॉर्मल बात चल रही है। ठीक है, सरल सी बात है, सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? आए भैया, आ गया था। अब चलो एक मिसकंसेप्शन को सॉल्व करते हैं यहां पे फटाफट से, जल्दी से। आपको एक सवाल के लिए मैं यहां पर पोल दूंगा, फटाफट से करेंगे। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। सर प्लीज एक बार क्वेश्चन समझा दो। बिल्कुल समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं, आपको टेंशन ना लें, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में आया हूं मैं देखने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। सो द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N और N2। बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर, मैं क्लियर करता हूं। केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N और N2। देखते कितने बच्चों ने सही किया है। ये क्या है भाई, कचरे के डब्बे में 0 निकला, ये क्या हो गया भैया? एक मिनट रुकना भैया, इनको क्या हो गया, तुमको क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट, कोई बात नहीं दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, कोई बात नहीं, गलती से 0 दे दिया उन्होंने। करेक्ट आंसर है ए। अब मेरे राजा बेटा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज कंफ्यूजन को मत रखना, ध्यान से सुनिए। केमिकल सिंबल क्या होता है? केमिकल सिंबल क्या होता है? केमिकल सिंबल एक एब्रीविएटेड फॉर्म होता है ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर बोलता हूं नाइट्रोजन, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये नाइट्रोजन का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, एन। ठीक है, इसकी हिस्ट्री आपने क्लास 9 के पहले चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ी है कि सबसे पहले जॉन डेल्टन साहब आए थे और उन्होंने गोला बनाया और उसके अंदर एक लेटर लिख दिया या सिंबल कुछ बनाया और 36 एलिमेंट के सिंबल्स दिए। बाद में बर्जीलियस साहब आए और बोले कि यार तुम क्या कर रहे हो, गोले बना रहे हो, गोले हटाओ। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सिंबल लिखना है तो उसका पहला लेटर लो, या कुछ केसेस में पहला लेटर और दूसरा लेटर, कुछ केसेस में पहला लेटर और कोई भी नॉन कॉमन कॉन्सोनेंट वाला जो रूल है वो आपका लगेगा, यानी 2 लेटर से ही बनेगा। तो जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा एन। अब ये एन जहां पर आपको दिख जाए आप ध्यान से बोलना नाइट्रोजन। अच्छा, उसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन, तो बर्जीलियस साहब ने कहा कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा ओ। अच्छा, उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं फास्फोरस की, तो बर्जीलियस साहब ने कहा कि काम कीजिए, आप इसका रखिए पी। अब यहां पे मैं बर्जीलियस साहब की स्कीम नहीं समझा रहा हूं, वो खुद में 1 घंटे का टॉपिक है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं केमिकल सिंबल क्या होता है। तो केमिकल सिंबल इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। अरे भाई, अगर इसी की छोटी फॉर्म ये है, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए P रिप्रेजेंट फॉस्फोरस, O रिप्रेजेंट ऑक्सीजन, N रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन। तो जहां आप ये देखेंगे वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, केमिकल सिंबल। और अभी आपकी पीरियोडिक टेबल भी मैं खोलूंगा, तो पीरियोडिक टेबल पे क्या होता है सुनील भैया, सुनील भैया पीरियोडिक टेबल पे क्या होता है? द सेम इज फाउंड इन पीरियोडिक टेबल एज वेल। आप अभी पीरियोडिक टेबल खोलो मेरे सामने, आपको पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे, सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे, मोनोएटॉमिक, सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब केमिकल सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी एलिमेंट को खोलो, NOP ऐसे ही लिखा होगा, यानी वो नाम की शॉर्ट फॉर्म तो है, साथ ही साथ उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नाइट्रोजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फास्फोरस के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल सिंबल। तो ये N2 क्या है? अरे मेरे प्यारे बेटा, ये एटमॉस्फेयर में थोड़ी ऐसे एग्जिस्ट करता है,
किताब में ऐसे एग्जिस्ट करता है, किताब में लिखने का तरीका ऐसे है कि नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल N, ऑक्सीजन का O, फास्फोरस का P। एटमॉस्फेयर में 2 नाइट्रोजन मान लीजिए अगर मिल गए तो बेटा N2, अब बेटा O2, अब बेटा P4। समझ में आया? ए राजा बेटा, ए मेरा राजा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। सुनील भैया की बात एकदम समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? हाँ, अरे वाह यार भैया, यार बहुत बढ़िया, वाह यार भैया, यार बहुत बढ़िया। तो अब एक खेल खेलें, एक खेल खेलें, एक खेला हो जाए। हाँ चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज, जल्दी जल्दी। अरे हम तो सुनील भैया के स्टूडेंट हैं, हमको हल्के में ले रहे हो क्या आप लोग? हैं, हल्के में ले रहे हो क्या? आता है हमको? जल्दी जल्दी ये देखो, ऑप्शन लिखने से पहले आंसर। ये है अपने प्यारे प्यारे विक्ट्री के बालक। क्या बात है, वाह, तुम यहां होते तो गले लगा लेता, तुमको मजा आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ईमानदारी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ए आंसर हो जाएगा। क्या बात है। तो बेटा ये देखो, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे एग्जिस्ट करता है? N2, ये O2, ये P4, ये एटमॉस्फेयर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे एग्जिस्ट करती है, तो आप बताएंगे N2, 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 ऑक्सीजन O2, 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 P4, 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 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन केमिकल सिंबल जो किताब में लिखेंगे या जो पीरियोडिक टेबल में लिखेंगे, वो हमेशा क्या है? वो एक एटम ऑफ दैट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो, एक एटम, एक एटम, एक एटम, साथ ही साथ वो एलिमेंट के नाम को बता रहा होता है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। तो सुनील भैया, पहले 20 एलिमेंट तक हमारे कोर्स में है। आपके कोर्स में आर्गन तक का गेम है, मैं आपको 20 एलिमेंट्स तक का करवा देता हूं। उन्होंने बोला है कि हम प्रॉपर्टीज में या कहीं पर भी जो चेंज पूछेंगे, आर्गन तक पूछेंगे। सिलेबस में ये स्पेसिफाइड है, हम थोड़ा आगे भी चलेंगे। तो पहले 20 एलिमेंट की हम स्टडी कर लेते हैं एक बार फटाफट से। पहले 20 एलिमेंट है, ये पहले 20 एलिमेंट है, ठीक है। आप चाहें तो पूरे 118 भी मैं आपको याद करा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके लिए रिलेवेंट जो आपके सिलेबस में है वो कितना है सुनील भाई, वो कितना है? वो 18 की बात कर रहा है। तो मैं 18 से 20 पे आ रहा हूं। ज्यादा लगेगा तो आप बोलेंगे तो मैं आपको 30, और ज्यादा लगेगा तो आप बोलेंगे तो 50 तक भी चल लेंगे। और लगता है कि नहीं मेरे को तो 118, तो 118 के 118 भी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले तो ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, एक ट्रिक दे देता हूं याद करने की। ट्रिक वैसे आपको याद ही होगी, पढ़ा हुआ है आपने, आईसीएसई के बच्चे 6, 7, 8 में याद कर लेते हैं सब कुछ। तो एक रिकैप है आपके लिए, देखें आप ध्यान से। अपना एक दोस्त है, दोस्त तो क्या बोलेंगे, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है हेनरी। क्या बोलेंगे अपन? हेनरी। क्या बोलेंगे अपन? हेनरी। अब हेनरी से अपन ने पूछा कि हेनरी, बोला हाँ जी सुनील भैया। मैं कहा हेनरी बताओ भोपाल का गवर्नर कौन है? भोपाल का गवर्नर अशोक गहलोत। मैंने हेनरी को कहा बेटा एक बात बता, भोपाल का गवर्नर होगा कि मध्य प्रदेश का होगा? क्या भोपाल का होगा। मैं कहा अशोक गहलोत कौन है? कह रहे गवर्नर है। मैं कहा आपका जीके खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। तो फिर अपन क्या बोलेंगे उसको? हेनरी उधर खड़ा है, क्या बोलेंगे सुनील भैया? हे हेनरी, हे हेनरी। हाँ हेनरी, लिसन लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। बीबीसी न्यूज सुना कर फ्राइडे नाइट को। हाँ, तो अपन कैसे बोलेंगे? हाँ, आजकल ये ट्रिक अपनी कॉपी भी हो रही है हर जगह मार्केट में, कोई बात नहीं। हे हेनरी, हे हेनरी, हे हेनरी, हे हेनरी, लिसन BBC news on Friday night. So, hey Henry, listen BBC news on Friday night. Hey Henry, listen BBC news on Friday night. तो इससे क्या बनेंगे? पहले 10 एलिमेंट, ये बन गया आपका हाइड्रोजन, ये बन गया आपका हीलियम, ये बन गया आपका लिथियम,
ये बन गया आपका बेसिकली बेरिलियम Be, ये बन गया आपका बोरॉन, ये बन गया आपका कार्बन, ये बन गया आपका नाइट्रोजन, ये बन गया आपका ऑक्सीजन, ये बन गया आपका फ्लोरीन और ये बन गया आपका नियॉन। सो हे हेनरी लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हे हेनरी लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हे हेनरी लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जल्दी से बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जल्दी से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने। सुनील भैया ये आता है हमको यार, कहां आप क्लास 6 7 8 का कंसेप्ट पढ़ा रहे हो? रिवीजन करा रहा हूं, अभी आगे लेके जाऊंगा तो आसानी पड़ेगी। उसके बाद यहां तक का खेला खत्म। अब हेनरी आया मेरे पास, अरे यार सुनील भैया अपन को तो कुछ खाने पीने की चीजें चाहिए तभी अपन न्यूज देखेंगे। अपन ने कहा क्या चाहिए भैया? देखो यार सुनील भैया अपन को कुछ खाने की चीजें चाहिए वरना अपन नहीं देखेंगे न्यूज। मैंने कहा क्या चाहिए तेरे को? भैया नारियल। मैंने कहा अच्छा। भैया मैंगो। मैंने कहा अच्छा मैंगो खाने के बाद मैन गोस बेटा, इसलिए मैंगो मत खाओ। कर भैया मैं तो खाऊंगा, फलों का राजा है, खाओ। नारियल, मैंगो, आलू, सलाद, पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू कतली। मैंने कहा भैया इतना खाओगे पेट खराब हो जाएगा, दिमाग तो चलेगा ही नहीं फिर। नारियल, मैंगो, ओ आलू, भाई को चाहिए सलाद, ओ हो, फिर चाहिए पेप्सी, फिर चाहिए सोडा, फिर चाहिए कोका कोला और फरमाइशें देख रहे हो इसकी। 1000 रुपए किलो की मिठाई खाना चाह रहा है काजू कतली। 1000 रुपए किलो की मिठाई खिलाऊंगा क्या मैं? बताओ आप। मैं खुद ही नहीं खा रहा, तेरे को कहां खिलाऊंगा? एक काम कर, न्यूज मत देख। 1000 रुपए किलो की मिठाई मांग रहा है, देख रहा काजू कतली मांग रहा है। बेटा मेरा ब्याह थोड़ी हुआ बेटा काजू कतली बांटूंगा मैं। सुनील भैया का ब्याह थोड़ी हुआ जो काजू कतली बांटेंगे। देखो ध्यान से देखो, तुमने याद कर ली ना बात। भैया की शादी होगी तो काजू कतली खाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, अच्छे से नंबर ले आओ। देखो तो ये हो जाएगा सोडियम का सिंबल Na। अब ये मत पूछना Na क्यों है, नेट्रियम क्लास 9 में पढ़ा है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर। 10 एलिमेंट का नाम उनके लैटिन नेम से आया है, 10 एलिमेंट का सिंबल उनके लैटिन नेम से आया है, जिसमें एक है सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम, सिंबल है Na। हाँ पढ़ा है भैया, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं सिर्फ। मैग्नीशियम यानी मैंगो, एल्यूमिनियम यानी Al आलू, सलाद से बेसिकली हमारे पास सिलिकॉन, पेप्सी से बेसिकली फास्फोरस, सोडा से बेसिकली हमारे पास सल्फर, कोका कोला से बेसिकली हमारे पास क्लोरीन, उसके बाद और से बेसिकली हमारे पास आर्गन, उसके बाद काजू से बेसिकली हमारे पास पोटेशियम, उसके बाद कतली से बेसिकली हमारे पास ये Ca दैट इज कैल्शियम। तो ये इनके एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इजी है आपके लिए, डन। यहां पे नीचे 20 लिखा है, ठीक है। तो एक बार सारे एलिमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। पहले 20 एलिमेंट रिवाइज हो गए, पहले 20 एलिमेंट रिवीजन डन। ठीक है बेटा जी सुनील भैया, पहले 20 एलिमेंट का रिवीजन डन। आगे चलेंगे। अब यहां पर पहले टॉपिक का थर्ड पार्ट, पहले टॉपिक का पहला पार्ट था एटॉमिक नंबर, दूसरा पार्ट था केमिकल सिंबल, तीसरा पार्ट है मास नंबर। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इसको हिंदी में कहते हैं, अगर कोई हिंदी का बालक है तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। हिंदी मीडियम वाला बालक है तो उसके लिए कंसेप्ट 1। सुनील भाई मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। कैसे करेंगे दोस्तों? ए से। एटॉमिक नंबर को Z से, मास नंबर को A से। एटॉमिक नंबर Z से, मास नंबर A से। बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
अच्छा, बहुत सही। कंसेप्ट नंबर दूसरा, पहला कंसेप्ट ए से रिप्रेजेंट करना, कंसेप्ट दूसरा क्या है सुनील भाई? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या थी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है, यानी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन्स है। उसी प्रकार मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आपके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिन्हें कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या था? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऐसा क्यों? एटम यानी परमाणु का जो मेजर वजन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। तो मास नंबर का यह सिग्निफिकेंस होता है कि यह लगभग एटॉमिक मास के आसपास की वैल्यू दे देता है। यह इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ठीक है। हां, मयंक आलोक बिल्कुल सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पारुल कह रही है मिस यू सर। भैया आपको याद है आप थोड़े दिन पहले समस्तीपुर आए थे, मैं मिला था, आपकी वजह से केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया। क्या बात आदित्य, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम समस्तीपुर आए थे, बिहार आए थे, काफी अच्छा लगा हमें, काफी प्यार दिया बच्चों ने, काफी अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। समस्तीपुर बिहार आना, हम गए थे अभी थोड़े दिन पहले कंपनी की तरफ से, काफी अच्छा लगा आदित्य भाई। क्या आपको याद है? हम ठीक है, इसको समझते हैं। तो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। मास नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है दोस्त, तो जितने आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जितने आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिन्हें कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जो आपके परमाणु के नाभिक में होंगे, यानी कि एटम के न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में होंगे, इसे बेसिकली हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। कंसेप्ट नंबर तीसरा, क्योंकि ये एक नंबर है तो ये भी आपकी होल नंबर क्वांटिटी होगी, होल नंबर। इट मींस इट इज नेवर फ्रैक्शनल और डेसिमल। समझ में आ गई बात? ये कभी भी फ्रैक्शनल और डेसिमल नहीं होगा। जैसे कि ये आपकी क्वांटिटी जो है ये आपको ऐसे मिल सकती है, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं तो ये आपको कुछ ऐसे मिल सकती है, जैसे कि इनने बोल दिया 23, 27, है ना, 35, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी कि आप बोल रहे 23.2, 27.6, 35.8, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? तो ये तीन बातें मैं आपको समझा पाया। बात नंबर पहली कि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। बात नंबर दूसरी, आपके परमाणु यानी एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इसे मास नंबर कहा जाता है। ये एक होल नंबर क्वांटिटी होती है, मतलब ये फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं होगी, हमेशा ऐसी होगी। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, सिग्निफिकेंस ये है दैट मास नंबर is approximately equal to the atomic mass of an atom। समझ में आ गया? तो अगर आपको मास नंबर पता है तो आप लगभग एटॉमिक मास के आसपास है। क्यों? क्यों? बिकॉज मोस्ट mass of an atom is majorly due to mass of an atom, mass of an atom is majorly due to protons and neutrons। समझ में आ गई मेरी बात? हां जी सुनील भैया, समझ में आ गई आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। ये इसका सिग्निफिकेंस है बेटा, याद रहेगी क्या सभी को? क्या सिग्निफिकेंस है? जब हमारे पास एटॉमिक मास है तो मास नंबर का मैं क्या करूंगा? अरे मेरे भाई, मास नंबर एक अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एटम का जो भार है, जो वजन है, जो द्रव्यमान है,
जो उसका वजन है वो मेजरली है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो अगर आपको लगभग इसका नंबर पता है कि भाई इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन होंगे, तो आप लगभग इसके आसपास की वैल्यू पे होंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का वजन 1 U के बराबर होता है। तो अगर 23 प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से तो 23 U, तो एटॉमिक मास आसपास में ही होगा। ठीक है, हाँ। क्या इसकी कोई यूनिट होती है? इट इज अ नंबर, सो इट डज नॉट हैव एन यूनिट। ठीक है, एटॉमिक एंड मास नंबर डोंट हैव एनी यूनिट, ये नंबर है, नंबर यूनिटलेस होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर यूनिटलेस क्वांटिटीज, आर यूनिटलेस क्वांटिटीज। ठीक है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। सुनील भैया पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास मास नंबर याद करा दो फटाफट से। बिल्कुल याद करवा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे को एक चीज लिखकर देनी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में। आपको पता है मुझे एक चीज बहुत पसंद है, और वो चीज क्या है? आए भैया, इससे मुझे कांस्टेंट एक फीडबैक मिलता है बच्चे की तरफ से कि हां भाई मैं आपके साथ हूं, आप चलो, मैं आपके साथ इस ज्ञान की गंगा में चलता चल रहा हूं, मैं आपकी इस ज्ञान को लेता चल रहा हूं। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। यही प्यार, यही दुलार की जरूरत है। रिमाइंडर, पानी पी लेना, रिमाइंडर है सभी के लिए, पानी पी लेना। सुनील भाई खड़े होके पानी नहीं पीते बेटा, मेरी मजबूरी है खड़े होके पानी पीने की। अब बैठ के तो पानी पी नहीं सकता पढ़ाते समय, है ना, तो खड़े होके पानी नहीं पीना, आप तो बैठ के पिएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए बहुत बढ़िया भैया, आगे चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है क्लास में। चलिए, तो मैं पहले 20 एलिमेंट के अगर आपको बोलूं मास नंबर मुझे बताओ, तो आप बोलोगे अरे भैया हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 20 तक, न्यूट्रॉन्स थोड़ी पता है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉन थोड़ी याद है, क्या 20 एलिमेंट के न्यूट्रॉन बैठ के याद करेंगे? तो ट्रिक बता दो, तो ट्रिक बता देते हैं। देखिए, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन यहां पर ये है कि जो मास नंबर होगा, दैट इज मास नंबर ऑफ, आपको हाइड्रोजन का, आपको आर्गन का और आपको क्लोरीन का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा हाइड्रोजन, देखिए, और आपका आर्गन, सॉरी ये याद रखने पड़ेंगे। क्लोरीन का तो मैं ट्रिक बता दूंगा। तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा हमारे पास 40। इन दो का आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो मास नंबर होगा हाइड्रोजन का वो बेसिकली आपके पास हो जाएगा 1 और आर्गन का हो जाएगा हमारे पास 40। मैं अभी आइसोटोप्स वाली चीज कंसीडर नहीं कर रहा हूं कि भैया आप आइसोटोप बताओ Cl35 Cl37, अभी वो नहीं, जितना बेसिक अभी बता रहा हूं उतना देखना। ठीक, अब यहां मैंने लिख दिया ऑड एटॉमिक नंबर और यहां मैंने लिख दिया इवन एटॉमिक नंबर। ऑड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज Z, एटॉमिक नंबर इज Z। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एटॉमिक नंबर्स हमने लिख दिए। ऑड वालों को ऊपर लिखना है, इवन वालों को नीचे लिखना है। ठीक, हाँ। अब देखिए, सबसे पहला ऑड नंबर होगा 1, लेकिन 1 तो यहां आ गया हाइड्रोजन, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 आपको याद रखना है, ट्रिक नहीं लगेगी इस पे। तो 1 गया तो क्या बचा? 3, 3 के बाद 5 9 11 13 15 17 19। ऐसे ही इवन, अभी बता रहा हूं ये क्या हुआ है। इवन एटॉमिक नंबर 2, 4 की जगह 6 7 8 10 12 14 16 20 18 जो है वो यहां आ गया। अब यहां पर एक हेरा फेरी हुई है। हेरा फेरी क्या हुई थी कि 4 जो है एटॉमिक नंबर उसको मैंने यहां पर ऑड वालों के साथ लिखा है, और जो 7 है उसको मैंने यहां पर किसके साथ लिखा है? इवन वालों के साथ लिखा है। चालू कैसे होता? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे चालू होता। तो एक तो यहां चला गया, उसमें जो 7 था उसको मैं यहां ले आया और यहां के 4 को मैं इधर ले गया, तो बन गया 3 4 5 9 11 13 15 17 19। इवन एटॉमिक नंबर में 2 फिर आना चाहिए था 4, 4 इधर चला गया, आया 6 7 इधर आया, ये 4 और 7 को एक्सचेंज किया हमने, 7 8 10 12 14 16 18 वहां है और 20। ठीक है, ठीक।
अब अगर आपको यहां पर इसके लिए ट्रिक चाहिए तो सिंपल सी ट्रिक आपको क्या लगानी है, ध्यान से देखना, ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक क्या लगानी है। यहां पर अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो ट्रिक लगानी है 2 इंटू अटोमिक नंबर प्लस 1, और यहां पर लगानी है 2 इंटू अटोमिक नंबर। खत्म काम। इससे आपको इनके मास नंबर मिल जाएंगे, मास नंबर मिल जाएगा इससे। अभी दिखाता हूं, देखो। मान लीजिए यहां पर मैं चूज करता हूं एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिमेंट चूज किया सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है सुनील भैया? Na। सुनील भैया सोडियम की एटॉमिक नंबर क्या होती है, प्लीज मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं बोलूंगा बेटा एटॉमिक नंबर उसकी 11 होती है, तो आपने लिख दी यहां पर 11। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा मास नंबर कितना होगा, यानी जो ए जो है वो कितना होगा, तो आप कहोगे सुनील भैया सुनो 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 सुनो, 11 मतलब ऑड, और ऑड के लिए लगेगा 2 इंटू जेड प्लस 1, यानी सुनील भैया 2 इंटू 11 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। 23 इज द मास नंबर ऑफ सोडियम। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूंगा चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा एलिमेंट उठाओ और मुझे आंसर बताओ। बेटा एलिमेंट उठाओ तुम, कौन सा? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल O। सुनील भैया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना होगा? होगा कितना बेटा? 8। तो सुनील भैया मास नंबर कितना होगा? बताओ बेटा कितना होगा? ट्रिक क्या लगेगी? हा, बहुत बढ़िया। देखिए ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 इंटू जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका मतलब 2 इंटू आपके पास 8, यानी ये हो जाएगा 16। एक भाई लिख रहे हैं 32। 32 O2 का मास होता है मेरे बेटा, मेरे छोटू, वो O2 का मास है, समझ रहे हो? O2 का मास है 32। मैंने ऑक्सीजन का मास पूछा आपसे, किसका? ऑक्सीजन, O का पूछा, आप मुझे O2 का बता रहे हो 32। ठीक है बेटा? हाँ। अच्छा मेरे राजा बेटा इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब ले लेते हैं, अब ले लेते हैं एलिमेंट, कौन सा बेटा? सुनील भैया मैं नाइट्रोजन लूंगा। ले लो बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये मोनो एटॉमिक, एक एटम की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 7 होगा। जी सुनील भैया। तो यहां पर मास नंबर क्या होगा सुनील भैया? ए जो होगा कितना होगा भैया? अब देखो सुनील भैया 7 मतलब ऑड, ये ट्रिक लगाओ। नहीं बेटा, 7 पे ट्रिक लगेगी 2z वाली। तो क्या करना है बेटा? 2 इंटू जेड। तो आपको क्या करना है बेटा? 2 इंटू 7। तो आपको क्या करना है? हो जाएगा 14। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, मजा ही आ गया। 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। समझ में आया? हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 नहीं आएगा, मैंने यही बताया बेटा। ये देखिए, ये मैंने मार्क भी किया है कि 7 वाले पे ये फॉर्मूला लगेगा, 4 वाले पे ये लगेगा। 7 वाले पे ये, 4 वाले पे ये, 7 वाले पे ये, 4 वाले पे ये। पहला एटॉमिक नंबर इधर आ गया, 18वां इधर आ गया। अब बाकी सारे आपने लिख दिए, 4 और 7 को एक्सचेंज कर दिया, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो अब हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे भैया। आपने हमको केमिकल सिंबल क्लियर कर दिया, मास नंबर क्लियर कर दिया, एटॉमिक नंबर क्लियर कर दिया, तीनों को जोड़ दो। भैया आपने हमें केमिकल सिंबल क्लियर किया, एटॉमिक नंबर क्लियर किया, मास नंबर क्लियर किया, अब तीनों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ना बेटा? तो ये जो x, ये x, ये x, ये क्या है बेटा? ये केमिकल सिंबल है एलिमेंट का। वाह, आ गया भैया मुझे, आ गया भैया मुझे, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। अच्छा ठीक है भैया। सुनील भैया ये Z क्या होता है? आपने बताया था कि भैया ये Z होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं अच्छा बच्चा हूं। उसके बाद A क्या होगा सुनील भैया? A होगा मास नंबर, A से रिप्रेजेंट करूंगा सुनील भैया में, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जी भैया आ गया, जी भैया आ गया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आ गया, अच्छे से आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया भैया। तो राजा बेटा मैंने आपको सिखाया केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल यहां पर लिख दिया हमने एलिमेंट का, इसके नीचे आपने लिखा Z यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
और ए लिखा यहां पे यानी कि मास नंबर, द्रव्यमान संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। भैया भैया हमारे स्कूल में तो मैम जो है वो ऐसे भी लिखती हैं, कैसे? एक्स इधर, भैया इधर जेड और इधर ए, तो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है। ये ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों ही सही है। अब एक मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरा क्या है? कार्बन। कार्बन की एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। सुनील भैया अगर एटॉमिक नंबर 6 है मतलब E1 है, मतलब 2 इंटू जेड करूंगा तो 2 इंटू 6 यानी 12, यानी कि ये हो गया मास नंबर। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सुनील भैया इसमें मुझसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो कैसे लिखोगे? कि मास नंबर ए होता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो मास नंबर अगर 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? N का वैल्यू 6 हो जाएगा। भाई मास नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, तो 12 इज इक्वल टू 6 प्लस N, N का वैल्यू 6 हो गया। तो ऐसे आपको अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जी भैया क्लियर है, कोई बात नहीं, अच्छे से क्लियर है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। चलो आइए अब देखते हैं कौन बनता है हमारा पीडब्ल्यू का केम स्टार। तो यस यस लेट्स स्टार्ट, यस लेट्स स्टार्ट। कौन बनेगा पीडब्ल्यू का केम स्टार? कौन बनेगा पीडब्ल्यू का केम स्टार? कौन बनेगा पीडब्ल्यू का केम स्टार? Which among the following will be the correct representation of an element with 7 protons, 7 neutrons, 7 electrons? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये क्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो 17 है, तो 2Z प्लस 1 यानी 35 हो जाएगा। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक 17 से 35 और एक 17 से 37। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है ना, तो जनरली 17 से 35 की हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा वही पाया जाता है 17 टू 35, यानी एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। 17 समझ में आया ना? 17 मतलब ऑड है, तो 2 इंटू जेड प्लस 1, 2 इंटू 17 प्लस 1, 34 प्लस 1, 35। Which among the following will be the correct representation of an element with 7 protons यानी 7 एटॉमिक नंबर और 7 न्यूट्रॉन? तो 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन यानी 14, तो ये हो जाएगा बी। वाह क्या बात है, ये होता है रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आद्या, शुभ, पूर्णिमा, सोहम, सयू, लर्नोलॉजी, नीलाद्री, ब्राउन ट्वीट्स, हर्ष, दीपांजन, धन्या, बहुत बढ़िया, पंजाब देशमुख, ईशान शेख, फरिया मुजीब, आयुष, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, मजा आ गया यार दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। देखिए 7 प्रोटॉन दिए, 7 प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब हो गया कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर दैट इज Z इज इक्वल्स टू 7। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 7, तो 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7। एटॉमिक नंबर 7 किसका है? एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N, तो लिखेंगे यहां पर N। एटॉमिक नंबर यहां पर लिखेंगे 7, मास नंबर यहां पर लिखेंगे 14। ठीक है भाई, क्लियर है? ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर N 7 to 14, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पोल अगर नहीं आता तो कुछ नहीं करना है। देखो अब यहां पर YouTube में तो क्या है, कमेंट, आपको कमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिएगा अगर मैंने पोल स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल YouTube की बात कर रहा हूं, ऐप में तो आपको डेडिकेटेड पोल दिख जाता है कि आपको पोल दिखा, आपने क्लिक कर दिया ऑप्शन पे।
यूट्यूब में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पोल स्टार्ट किया, आपको कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डालना होता है, ABCD में से जो आपको ऑप्शन लगता है आप उसको डाल दो कमेंट सेक्शन में, वो उसको पिकअप कर लेगा। जैसे यहां पर अपन टाइमर ऑफ करके रिजल्ट्स मांगेंगे, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, ऐसा है कि इससे रिलेटेड जो अर्ली डेवलपमेंट्स थे, डॉबरिनिया ट्रायड्स, लेवियोजर क्लासिफिकेशन, डॉबरिनिया ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। और आपको बेसिक जो है पीरियोडिक टेबल का वो भी क्लास 9 में पढ़ाया गया है, जहां पर हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं और फीचर्स भी पढ़े। तो ये आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डन इन क्लास 9th। लेकिन मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, डन इन क्लास 9th, लेकिन मैं आपको हल्का हल्का यहां पर रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। चलिए, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि MPT, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये 118 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक चार्ट है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में भी एक चीज जान लेते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कि एक चार्ट, या आप कह सकते हैं अ टेबल, चार्ट और टेबल that arranges elements into groups on the basis of similarities in properties। मतलब पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल आपका एक चार्ट आप कह सकते हैं, आपकी एक ऐसी टेबल कह सकते हैं जहां पर आप जो भी एलिमेंट्स आपको नोन है, जैसे कि 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स आर नोन, है ना, 118 एलिमेंट्स, टोटल 118 एलिमेंट्स की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 118 एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो एक चार्ट या एक टेबल जो अरेंज करता है एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप्स, ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर रहे हो आप, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी, की हां भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इस पर्टिकुलर चार्ट या टेबल को आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो सुनील भैया ऐसे कितने हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो जो आपके पास वर्टिकल कॉलम, पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास वर्टिकल कॉलम है, जिन्हें आप ग्रुप्स कहते हैं टोटल, तो ये कितने हैं आपके पास, कितने ग्रुप्स है टोटल सुनील भैया पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो ऐसे आपके पास 19 वर्टिकल कॉलम्स हैं इनटू योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल रोज कितनी दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, ये कितनी दिख रही है आपको, ये जैसे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। ये वाले जो एलिमेंट्स यहां पे लिखे हुए ये यहां वाले हैं, है ना, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। अभी अपन को इस पर डिस्कशन नहीं करना है, बट ये जो एलिमेंट यहां आपको दिख रहे हैं वो यहां पर बिलोंग करते हैं, इस रीजन को। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल रोज यानी जो हमारे पास पीरियड्स है दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आ गई। तो जो आपके पास ये ग्रुप्स हैं दैट इज इक्वल्स टू 18, एंड जो आपके पास पीरियड्स है यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है बेटा, ठीक है जी। अब देखिए छोटी छोटी बातें मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से आप सुनना। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहां पे, ये वाली लाइन, ये जो लाइन यहां पर आपको दिख रही है हरे कलर वाली, ये ठीक है, इसके इस तरफ जो है ये सारे के सारे आपके क्या है, मेटल्स हैं। क्या है, मेटल्स यानी कि आपके धातु। ये आपके हरे वाले क्या है, सभी को पता होगा हरे वाले क्या है, ये आपके हैं मेटलॉइड्स, या जिन्हें हम कहते हैं सेमी मेटल्स, पढ़ चुके हैं आप इनके बारे में।
कुछ प्रॉपर्टीज इनकी धातुओं जैसी होती है, कुछ अधातुओं जैसी होती है, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। इन्हें हिंदी भाषा में उपधातु कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये 6 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड्स है जिनकी चर्चा हम चैप्टर में अभी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इसका हल्का हल्का एक आइडिया मैं दे रहा हूं जो आपको होना चाहिए अभी, ठीक है बेटा। तो ये इस टेबल में इस तरफ पे सारे मेटल्स हैं, ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल्स है। अच्छा, उसके इस तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये अब ये जो आपका पार्ट आ रहा है, ये वाला जो आपका पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, ये इस तरफ ये जो पार्ट है, यहां पर आपके पास आते हैं नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अंदर कुछ लोग नॉन मेटल, मतलब नोबल गैसेस को नॉन मेटल में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स आपकी अलग कैटेगरी है, नोबल गैसेस आपकी अलग कैटेगरी है। ये आपकी नोबल गैसेस की कैटेगरी है, ये रही, ये वाला जो ग्रुप है, दिस इज नोबल गैसेस। तो यहां पे ये जो रीजन आ जाएगा दैट इज नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। तो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हम डिकोड यहां पर ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये वर्टिकल ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम्स हैं, दैट इज ग्रुप्स 18 है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये आपकी पीरियड है 7 है। अच्छा, ये जो हरी बाउंड्री आपको नजर आ रही है, यहां पर पोलोनियम वैसे दे रखा है, यूजुअली आपको बहुत सारी जगह पे दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा। पोलोनियम, एस्टेटीन, सेलेनियम, है ना, ऐसे ही कार्बन, एल्यूमिनियम, ये बहुत कम एज मेटलॉइड रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, है ना, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये हमेशा फिक्स्ड मेटलॉइड है। इसके इस तरफ पे सारे मेटल्स हैं, ये खुद मेटलॉइड, फिर ये नॉन मेटल एंड आपकी नोबल गैसेस, ठीक है। बस 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 5-10 मिनट में क्लास खत्म होगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो ये आपकी स्टार्टिंग है यहां पर पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, तो तीसरी बात यहां पर हम करते हैं कि जो आपका ग्रुप 1 2 देन आपका 13 to 17 है, क्या बोला मैंने, ग्रुप 1 2 यानी कि ये 2, 13, 14, 15, 16, 17, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। यानी कि अभी इनके जो ऑक्टेट्स है वो कंप्लीट नहीं है, ना तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना ही डिप्लेट इनका कंप्लीट है। तो ये आपके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, 1 2 13 14 15 16 17, ये सारे के सारे आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए सुनील भैया थोड़ा और जानना चाहेंगे हम इनके बारे में, बिल्कुल आपको हर एक चीज बताई जाएगी। आइए थोड़ा सा इनसे आपको और रूबरू कराया जाए, आपको और अच्छा फील दिलाया जाए, आइए आपको इनसे रूबरू कराया जाए, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से सुनना, हर एक बात को अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, कोई ऐसे रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ सुनना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो ग्रुप 1A है, ये रोमन न्यूमेरल में लिखा है 1A, या इसको ग्रुप फर्स्ट हम कहते हैं। ये जो ग्रुप फर्स्ट है दैट इज एल्कली मेटल्स, इसका नाम क्या है, एल्कली मेटल्स। अच्छा सुनील भैया, एल्कली मेटल्स में कौन कौन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एल्कली मेटल्स में कौन कौन है, हाइड्रोजन इज नॉट एन एल्कली मेटल, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट एन एल्कली मेटल, ठीक है ना, नॉट एन एल्कली मेटल। क्लास 9th में भी हमने पढ़ाया है, ये एक एल्कली मेटल नहीं है, इसकी पोजीशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, ना तो ये एल्कली मेटल जैसा पूरा है, ना ये हेलोजन यानी 17वें ग्रुप जैसा पूरा है, और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इसकी प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी शो करता है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों की ही नहीं है। इस वजह से ये, इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस इज नॉट एन एल्कली मेटल। उसी प्रकार से ये नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी मैं बताऊंगा हर एक चीज का रीजन, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी बेसिक है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रही, चलो आ जाओ। अब देखिए इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर
पानी से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेसिस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ये मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। वाटर सोल्यूबल बेस का मतलब होता है एल्कली। समझ में आ गई बात? हाँ। सो ये ग्रुप 1A या ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? ग्रुप फर्स्ट 1A के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये रेडियो एक्टिव है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हम जब और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और डेप्थ में जाएंगे। यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? जैसे सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और सोडियम की ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, यानी वाटर सॉल्युबल बेस बनाया, एल्कली बनाया इन्होंने, पानी में घुलने वाला क्षार बना दिया। इसीलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। अब बात करते हैं बेटा ग्रुप 2A की, यानी कि ग्रुप सेकंड की। इसे बेसिकली हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। सुनील भैया, एल्कली अर्थ मेटल, इसका क्या मतलब है? धरती से का कनेक्शन है? धरती से यह कनेक्शन है, देयर मेटल ऑक्साइड्स, देयर मेटल ऑक्साइड्स आर अबुंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, in earth's crust and forms alkali, ठीक है ना, with water, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस बना लेते हैं। ठीक है, सो एल्कली अर्थ मेटल इसलिए इनको बोलते हैं बिकॉज इनके जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये काफी ज्यादा अबुंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में। जो आपकी जमीन है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में या क्वांटिटी में या अबुंडेंस में पाए जाते हैं इनके मेटल के ऑक्साइड्स। साथ ही साथ ये एल्कली का निर्माण करते हैं, है ना। एल्कली मतलब कि वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है ना, समझ में आ गया, फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल बेसिस, है ना, क्लियर है बात। हाँ, तो सुनील भैया बेरिलियम को क्यों नहीं रखा है? बेरिलियम के साथ प्रॉब्लम क्या है? बेरिलियम बेसिक सोल्यूशन या अल्कलाइन सोल्यूशन नहीं बनाता, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की तरह एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना लेगा या हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसीलिए इसको नहीं रखते यहां पे, समझ रहे हो। ये एम्फोटेरिक बना लेगा मतलब कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस बना लेगा। भारी एसिड आया तो बोलेगा मैं बेस हूं, भारी बेस आया तो बोलेगा मैं एसिड हूं, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 का जो पहला एलिमेंट है उसका नाम है बोरोन, इसी वजह से इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। ये ए कैपिटल कर लो, ये ए कैपिटल कर लो, इसको कहते हैं बोरोन फैमिली क्योंकि पहला एलिमेंट इसका बोरोन है। दूसरा इसका नाम है ट्राईईल्स। क्या नाम है? ट्राईईल्स। ट्राईईल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर ऑल एलिमेंट्स हैव थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बात क्लियर है क्या? अरे सुनील भैया इसको हम क्या बोलेंगे? सुनील भैया इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्राईईल्स भी कहते हैं, और एक नॉन अप्रूव्ड नेम है आइकोसाजेंस भी कहा जाता है, तो उसमें अपन अभी जा नहीं रहे क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं है नेम, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो ग्रुप है इसको 3A यानी कि 13th ग्रुप को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट इज बोरोन। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राईईल्स क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर मैं आपको ये याद करूं, एल्कली अर्थ मेटल को याद कैसे करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अगेन ये रेडियो एक्टिव है, ये एल्कली अर्थ मेटल नहीं है। टॉकिंग अबाउट 13th ग्रुप यानी कि 3A, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, मेजरली हमारे लिए यहां तक का खेल चलेगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद ग्रुप 4A की अगर हम बात करते हैं यानी कि ग्रुप 14th की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट यहां पर फिट होता है कार्बन, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कार्बन फैमिली। साथ ही साथ इसे हम बोलते हैं टेट्राइल्स। क्यों? क्यों? क्यों?
क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स यहां पर होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनका एक और नॉन अप्रूव्ड नेम है, दैट इज क्रिस्टलोजेंस, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ग्रुप 5A यानी कि ग्रुप आपका 15th, इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, पहला एलिमेंट है इसका नाइट्रोजन, इसीलिए इसे बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। इसका एक नाम है पेंटेल्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जितने भी एलिमेंट्स यहां पर ग्रुप 15 में बिलोंग करेंगे सबके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, इनका एक और नाम यहां पर क्या है, इनका एक और नाम यहां पर होता है निक्टोजेंस, या कहीं पर निकोजेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। निक्टोजेंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इनके जो कंपाउंड्स होते हैं काफी सफोकेटिंग कंपाउंड्स होते हैं, सफोकेटिंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कि ये जो फैमिली है ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली, इनके जो कंपाउंड्स है सफोकेटिंग है, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगी। जैसे NO2 गैस है तो सफोकेटिंग ऑर्डर की है, मतलब अगर वो प्रोड्यूस होगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसी के साथ साथ इसी ग्रुप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर ग्रुप। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर ग्रुप भी कहा जाता है। फर्टिलाइजर ग्रुप इसीलिए कहा जाता है बिकॉज फर्टिलाइजर के लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है क्रॉप के ग्रोथ के लिए, ग्रो कराने के लिए। उसमें से 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसमें से 2 तो इसी ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये 2 इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर ग्रुप। फर्टिलाइजर आप समझते हैं ना, बार बार किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड पर अगर हम क्रॉप को उगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, उस लैंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल सब्सटेंसेस को ऐड करना पड़ता है। अब उसमें 3 मेजर न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसीलिए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, पोटाश एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आप ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 इसको बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इसको फर्टिलाइजर ग्रुप भी कहा जाता है। बात याद हो गई? ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, 15वां। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ट्रायल्स, टेट्राइल्स, पेंटल्स। सारे याद करा पा रहा हूं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो शॉर्ट ट्रिक भी देख लो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पापा आशु सब बीमार, या नाना पटेकर ऐसी सब्जी बनाई। नाना पापा आशु सब बीमार, नाना पटेकर ऐसी सब्जी बनाई, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक्स, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, चलो आगे चलेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्लास 9th में पढ़ा चुका हूं, क्लास 10th में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा लाइट रख रहे हैं क्लास को, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ाएंगे, है ना। आई होप सभी को मजा आ रहा है। आइए, ग्रुप 6A यानी 16th, 7A यानी कि 17th, ग्रुप 8A यानी कि 18th। ग्रुप 6A का पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसीलिए इसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। इसका एक और नाम है चैल्कोजेंस। बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें 9th क्लास में, तो उन्हें तो पता ही है। चैल्कोजेंस शब्द का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। अब मैं आपको इसका रीजन भी देता हूं, ओर फॉर्मिंग इनको क्यों बोला जाता है। ओर का मतलब होता है अयस्क। इसका मतलब यह है कि ऐसा मिनरल जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी धातु को निकाल सके। जो आपके मेटल्स होते हैं उनको या तो आप अर्थ के क्रस्ट से या समुद्र के पानी से निकालते हो, तो वो मिनरल की फॉर्मेट में अगर हैं, भाई किसी से तो कंबाइंड होंगे, तो वो जो मिनरल जिससे कि आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे उसे ओर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो ये ओर फॉर्मिंग इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स in Earth's crust exist as sulfide
और ऑक्साइड। तो अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स है आपके एस सल्फाइड और ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ग्रुप 7 है यानी 17, इसका नाम होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन में ये जो शब्द है, हेलो का मतलब है सॉल्ट और जेन का मतलब है प्रोड्यूसर। तो ये लोग जो होते हैं ये बेसिकली सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। सॉल्ट जो होता है एक आयोनिक कंपाउंड होता है, क्लास 9th में अगेन आपने पढ़ा है आयोनिक कंपाउंड। जैसे इसके अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन सोडियम से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बेसिकली सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। अच्छा, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सारे एलिमेंट्स के पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सारे एलिमेंट्स के पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा। ऐसे अगर हमारे पास आता है 8A यानी 18th, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम इन्हें बोलते थे इनर्ट गैस। सन 1900 तक, 1900s तक जब इनकी डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैस बोलते थे। क्यों, क्योंकि हमें लगता था ये कंप्लीटली अनरिएक्टिव है, कंप्लीटली अनरिएक्टिव है। तो इनका नाम सबसे पहले था इनर्ट गैस, यानी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन बाद में 1960s में इनके कुछ कंपाउंड मिलने लगे, इसीलिए इनको बोला नोबल गैस। ये नामकरण कब हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली 1960s के आसपास में नामकरण हुआ, बिकॉज कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन एंड क्रिप्टन वर फाउंड। तो इसीलिए इसके नाम को इनर्ट से नोबल कर दिया, कि बिल्कुल अनरिएक्टिव है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनर्ट बोलने का मतलब है कि बिल्कुल अनरिएक्टिव है, कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन यह गलत है, जब इसके कंपाउंड्स मिले तो इसका नाम नोबल गैस रख दिया गया, कि यानी अनरिएक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अनरिएक्टिव है, थोड़ी बहुत रिएक्ट करेगी। अच्छा, साथ ही साथ इसको रेयर गैसेस भी बोलते हैं, रेयर गैसेस, या इसको जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं। रेयर गैसेस का मतलब क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, लो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर में काफी लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेयर गैसेस भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप गैसेस इनको बोलने का रीजन जो है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से आता है, कि भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जब मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल दी तब ये डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन जब ये डिस्कवर हुई तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज कर दिया गया और एक सेपरेट ग्रुप में डाल दिया, इसी वजह से उस ग्रुप का नाम जीरो ग्रुप पड़ा था। ये स्टोरी अपने क्लास 9th में जानी है। चलिए, तो यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे एलिमेंट्स में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, यहां पर सारे एलिमेंट्स में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेप्ट आपका हीलियम। मैं आपको सारी बातें समझा पाया, सारी बातें समझा पाया, सारी बातें समझा पाया। यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एलिमेंट्स में। यहां पे कितने, यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8, एक्सेप्ट हीलियम जिसमें होंगे 2। समझे, समझे, हीलियम में कितने होंगे, हीलियम में केस में कितने होंगे, 2। ठीक है भाई, क्लियर है बात है, मजा आ रहा है। हाँ, अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, या चलो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे वरना क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट दिस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, काफी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, वरना बच्चों की पहली क्लास इतनी लंबी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या है, देयर इज नो होमवर्क, आप चिल कर सकते हैं आज की क्लास के बाद, रिलैक्स कीजिए, शांत रहिए, है ना। देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। बहुत बढ़िया। नाउ वेलकम टू एफिशिएंसी हैक्स बाय योर ओन सुनील भैया।
तो सुनील भैया मैं पढ़ाई करता हूं, मुझे नींद आती है, सो व्हाट आर द टिप्स टू अवॉइड स्लीप व्हाइल स्टडिंग? क्या भैया आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं जिससे मुझे नींद ना आए पढ़ते समय? तो पहला, डोंट फील टू कंफर्टेबल व्हाइल स्टडिंग। पढ़ते समय खुद को कंफर्टेबल मत फील कराओ। बिस्तर में मत लेट जाओ, सोफा में मत लेट जाओ, कुर्सी पर बैठो, स्ट्रेट बैठो, पढ़ो। स्टे हाइड्रेटेड व्हाइल स्टडिंग। मैंने आपको बार बार बोला, बार बार पानी पीजिए, नींद नहीं आएगी। बार बार पानी पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर पानी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छा होता है, तो वो होगा। दूसरा, आप बार बार यूरिनेट करने के लिए उठेंगे तो आपकी बॉडी अलर्ट रहेगी, एक्टिव रहेगी। अच्छे से पानी पीजिए। ज्यादा लगता है तो जोर जोर से बोलिए, चलते और लिखते हुए पढ़िए, ठीक है। और रात को एक प्रॉपर स्लीप लीजिए 6 से 8 घंटे की, ताकि आपको पढ़ते समय नींद ना आए, ठीक है। सो दीज आर द टिप्स टू अवॉइड स्लीप व्हाइल स्टडिंग। ज्यादा कंफर्टेबल होकर पढ़ाई नहीं करनी है, पानी बार बार पीते रहना है, जोर जोर से बोलना है, अगर नींद आ रही है तो चल लो थोड़ा सा, है ना। लिखने की कोशिश ज्यादा करो, ज्यादा अच्छे से सो, 6 से 8 घंटे मिनिमम नींद लो। चलो, तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर अंत करना चाहूंगा। मैं कामना करता हूं आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई है। मैंने अपने एंड से बहुत एफर्ट दिया है इस क्लास के लिए, और हर क्लास में और एफर्ट बढ़ता जाएगा। बस आप ईमानदार रहना, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। संसार में अगर आप ऑनेस्ट है, आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज एक बार आए भैया लिख दो कि सुनील भैया आज सारी बातें हमें समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। हमें हर एक बात आपकी समझ में आई है, हर एक बात दिल को छुई है, दिमाग को छुई है, एंड वी आर रेडी कि अब हम मेहनत करेंगे इस पूरे साल, एंड बोर्ड के एग्जामिनेशंस में विल स्कोर रियली हाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बस इसी बात के साथ दोस्तों मैं करना चाहूंगा इस क्लास को यहीं पे अंत। कामना करता हूं कि आपको एक क्लास अच्छी लगी, है ना, आपने एंजॉय किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने एंजॉय किया, आपको अच्छी लगी, बस इसी इंटेंट से क्लास ली गई थी। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सुनील भैया हमेशा बच्चों से कहते हैं कि हैशटैग एसबी हमेशा आपके साथ है, सुनील भैया हमेशा साथ है, एंड आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला हमेशा साथ है। तो जब एसबी साथ है और पीडब्ल्यू साथ है तो मुश्किल कोई बात नहीं है दोस्तों। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।